चलो स्टार्ट करते हैं। अम, कल हमने डाटाबेसेस के बारे में पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कल थोड़ा NoSQL के बारे में पढ़ा था कि NoSQL डाटाबेसेस क्या होते हैं जिनमें की वैल्यू पेयर में हम डाटा को स्टोर करते हैं। SQL डाटाबेस क्या होते हैं जिनमें हम की वैल्यू पेयर में स्टोर नहीं करते हैं। तो ये था। और NoSQL और भी टाइप के हो सकते हैं, जैसे ग्राफ में हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, कॉलम फैमिली। बट जो एक बहुत मोस्ट फेमस NoSQL डाटाबेस है या नॉन रिलेशनल डाटाबेस है वो है की वैल्यू पेयर। मतलब कि हम अपने डाटा को स्टोर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू। ठीक है। तो अभी हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक इंटरव्यू क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट पूछते हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई क्या डिफरेंस है दोनों में। तो एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में पहला डिफरेंस है टाइप का, जो कि है रिलेशनल नॉन रिलेशनल। सिंपल मीनिंग रिलेशनल नॉन रिलेशनल का मतलब ये है कि रिलेशनल मतलब कि भाई कि यू आर सेविंग योर डाटा इन अ टेबल फॉर्म इन अ रोज एंड कॉलम्स। और नॉन रिलेशनल में कि भाई वही चीज़, कोई भी डाटा जो कि एक टेबल में सेव नहीं हो रहा है, वो बस इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिलेशनल है। ठीक है। तो पहला डिफरेंस ये है कि एसक्यूएल इज रिलेशनल डेटाबेस एंड नो एसक्यूएल इज नॉन रिलेशनल डेटाबेस। सेकंड है डाटा स्ट्रक्चर्ड, और नो एसक्यूएल में स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। इसका डिफरेंस, इसका मीनिंग समझते हैं, इसका मतलब क्या है कि इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका मीनिंग समझते हैं कि अ, क्या मतलब यहाँ पे हमने हमने पता है कि जो एसक्यूएल होता है, हमारा एसक्यूएल डाटाबेस होता है, वो होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका मतलब क्या है कि जो डाटा होता है ना, जो डाटा होता है उसको हम स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। मतलब कि कैसे स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, हमें पता है कि जो हमारा डाटाबेस होता है ना, उसका हम पहले एक स्कीमा बनाते हैं। उसका पहले हम स्कीमा बनाते हैं कि भाई जो हमारा डाटा हम आ रहा है हमारे पास, उसमें एक ईमेल होगा, उसमें एक उसमें एक पासवर्ड होगा, ठीक है, और उसमें एक नेम होगा। तो उसका पहले हम स्कीमा बनाते हैं, उसकी पहले हम टेबल बनाते हैं कि भाई ये 3 फील्ड होंगे, कि यहाँ पे नेम का होगा, यहाँ पे ईमेल होगा, यहाँ पे पासवर्ड होगा, और यहाँ पे फिर हम उसका डाटा सेव करेंगे, जो भी डाटा आएगा। तो ये क्या है, यहाँ हम यहाँ पे एक स्कीमा बना रहे हैं, एक स्कीमा बना रहे हैं। और अब हमें पता है कि जो भी डाटा है हमारा है, वो इन्हीं 3 फॉर्म में आएगा। मतलब वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आएगा, वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आएगा। मतलब अब हम अपने डाटा को इन स्ट्रक्चर फॉर्म में सेव कर सकते हैं यहाँ पे। इस सिंपल मीनिंग है कि इसमें डाटा स्ट्रक्चर फॉर्म में सेव होता है। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे नो एसक्यूएल में होता है स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो हम कह रहे हैं कि डाटा इसमें 3 टाइप का हो सकता है, या तो सेमी स्ट्रक्चर हो सकता है, स्ट्रक्चर भी हो सकता है जैसा जैसा इसमें है, या फिर अनस्ट्रक्चर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, तो नो एसक्यूएल में 3 टाइप का हो सकता है। स्ट्रक्चर हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर अनस्ट्रक्चर हो सकता है, कि मतलब नहीं है। स्ट्रक्चर मतलब कि भाई वही सिंपल मीन है कि हम डाटाबेस में स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं। डाटाबेस में स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं कि भाई जो नेम होगा वो स्ट्रिंग होगी, जो उसका ईमेल होगा वो भी स्ट्रिंग होगी, जिसकी एज होगी वो नंबर में होगा। मतलब हम यहाँ पे स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डाटा का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं। तो नो एसक्यूएल में एक तो वो हो सकता है। सेमी स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि हम डिफाइन करें या नहीं करें। ठीक है। इमेजिन करो मेरे पास एक डाटा आ रहा है जिसमें है ईमेल है ईमेल है, नेम है, और ऐसा मान लो कि एक बूलियन वैल्यू है जिसमें ट्रू जिसमें जिसमें वेरीफाइड करके एक बूलियन वैल्यू है वेरीफाइड, और यहाँ पे बूलियन वैल्यू है कि मतलब या तो वेरीफाइड है कि नहीं, तो मतलब ट्रू या फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स है। ठीक है। अब हमने जो स्कीमा बनाया है उसमें हमने अपने ईमेल का तो बता दिया है कि ईमेल आएगा, एक नेम आएगा। बट व्हाट इफ हमने अपने वेरीफाइड का एक स्कीमा नहीं बनाया, मतलब हमने वेरीफाइड को स्पेसिफाई नहीं करा है कि भाई वो जो यूजर आएगा, क्या उसके पास एक वेरीफाई का फील्ड होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 चीज़ें हमारे पास स्ट्रक्चर हैं, जो 2 चीज़ें हमने स्कीमा बनाया है, बट हमने कोई वेरीफाई का स्कीमा नहीं बनाया। ठीक है। आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली हमें वेरीफाइड का एक स्कीमा बनाना चाहिए, वेरीफाइड, और ये क्या होगी, ये वैल्यू बूलियन होगी।
ऐसे हमें एक स्कीमा बनाना चाहिए, लेकिन नहीं, हमने नहीं बनाया है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम श्योर नहीं हैं जो डाटा हमारे पास आ रहा है, उसमें कभी तो हमारे पास ये फ़ील्ड हो सकता है वेरीफ़ाई वाला, या कभी हमारे पास ये फ़ील्ड नहीं हो सकता है, ठीक है? तो हमारे पास ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हमें तब जो हमें अपना स्कीमा बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा हमें सेमी स्ट्रक्चर्ड, कि भई हमें 2 चीज़ें पता है जो डेफ़िनिटली आएँगी ही आएँगी। बट हमें जो थर्ड फ़ील्ड है, उसका पूरा प्रॉपर आइडिया नहीं है कि वो आएँगी या नहीं आएँगी। इसलिए NoSQL में हम सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस सेव कर सकते हैं। एसक्यूएल या रिलेशनल डाटाबेसेस में हम केवल स्ट्रक्चर्ड डाटा सेव कर सकते हैं। हम सेमी स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा सेव नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और अनस्ट्रक्चर क्या है? अब जो वही जो सेमी स्ट्रक्चर में जो सेमी मतलब अनस्ट्रक्चर क्या है? अनस्ट्रक्चर क्या है कि भाई जो भी डाटा आ रहा है ना, उसका हमारे पास कोई स्कीमा नहीं है। वी डोंट हैव एनी स्कीमा फॉर दैट पर्टिकुलर डाटा, ठीक है? ईमेल आ रहा है तो उसका कोई स्कीमा नहीं है, पासवर्ड आ रहा है उसका कोई स्कीमा नहीं है, एज आ रही है, डीओबी है, जो भी है, उसका कोई भी स्कीमा नहीं है। हम बस जो भी आ रहा है उसको बस हम सेव कर दे रहे हैं, उसको बस हम सेव कर दे रहे हैं, ठीक है? विदाउट एनी स्कीमा। तो हम ये कैसा डाटा हुआ? ये हुआ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है? तो नो एसक्यूएल में एंड नो एसक्यूएल डाटाबेसेस में जो जो भी NoSQL डाटाबेसेस हैं, हम उसमें 3 तरीके से अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। या तो हम स्ट्रक्चर्ड डाटा को सेव करेंगे, या एक सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा को सेव करेंगे, या फिर वी विल सेव अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो हम 3 वेज में डाटा को सेव कर सकते हैं। बट एसक्यूएल में सिर्फ हम स्ट्रक्चर्ड डाटा को सेव कर सकते हैं। थर्ड है स्कीमा। स्कीमा जो मैंने अभी डिस्कस करा है, या तो वो होगा स्टैटिक या वो होगा डायनेमिक, ठीक है? तो मतलब वही बात है कि देखो, अब एक और डिफरेंस ये है एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में, एसक्यूएल और वर्सेस नो एसक्यूएल में, कि यहाँ पे स्कीमा क्या है? स्कीमा और यहाँ पे क्या है? स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब कि अगर आपने एक बार डिफाइन कर दिया स्कीमा को, डिफाइन कर दिया, तो इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है? ठीक है? जो भी डाटा आ रहा है, अगर वो उस स्कीमा के हिसाब से नहीं आ रहा है, तो वो इसके अंदर सेव नहीं हो पाएगा। सोचो, मेरे पास एक स्कीमा है, मतलब मेरे पास एक टेबल है जिसमें मेरे पास एक नेम का फील्ड है, एक ईमेल का फील्ड है और एक पासवर्ड का फील्ड है। बट मेरे पास डाटा में सिर्फ ईमेल आ रहा है और पासवर्ड आ रहा है, नेम नहीं आ रहा मेरे पास। तो मतलब क्या होगा? वो जो पर्टिकुलर डाटा है वो इस टेबल में सेव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर ही नहीं है। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिर्फ एसक्यूएल में स्ट्रक्चर डाटा सेव होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये वही मीनिंग है कि जो स्कीमा होता है एसक्यूएल में वो होता है स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स मतलब वो चेंज नहीं हो सकता। बल्कि नो एसक्यूएल में वो होता है डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स कि डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक मीन्स कि भाई इट कैन चेंज। तो जो हमारा डाटा स्टोर है वो हमारा चेंज हो सकता है, उसको हम चेंज कभी भी कर सकते हैं अपने नो एसक्यूएल डाटाबेस के अंदर, ठीक है? जैसे की वैल्यू में सेव होता है डाटा हमारा नो एसक्यूएल में, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं कभी भी, ठीक है? या फिर उसमें हमने एक और अपने फील्ड ऐड कर लिया खुद से ही, ठीक है? हमारे पास नेम फील्ड है, हमारे पास पासवर्ड फील्ड है, लेकिन हमने खुद से फील्ड ऐड कर लिया ईमेल का, और वहाँ पे हमने डाटा सेव कर दिया। तो ऐसे ही सब काम हम नो एसक्यूएल में कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डायनामिक स्कीमा। यहाँ पे एसक्यूएल में नहीं कर सकते हम, ठीक है? स्केलेबिलिटी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ये मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बट जब हम बैकएंड को काफ़ी जान जाएंगे तब सीखेंगे। बट मेजरली इसमें क्या चीज़ है कि मेजरली इसमें क्या चीज़ है कि बस वो ये कह रहा है कि जो एसक्यूएल होते हैं वो होते हैं वर्टिकल, ठीक है? वर्टिकल, और ये होते हैं हॉरिजॉन्टल। अब इसका हम बाद में पढ़ेंगे, या फिर मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है, बट बस समझ लो कि एक एक पैरामीटर होता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी व्हाट इफ की जो हमारा डाटाबेस है वो भर गया है, जो हमारा डाटाबेस है जिसको हम यूज कर रहे हैं वो एक टाइम के बाद भर गया है, ठीक है? अब हमें अपने डाटाबेसेस को और बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब हमें जो क्वांटिटी डाटाबेसेस की वो हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। मतलब हमें दो से जो हमारे पास इस टाइम अभी एक डाटाबेस है उसको हमें 2 करने पड़ेंगे, 3 करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा पहले वाला डाटाबेस है वो भर चुका है। तो ऐसे हम स्केलेबिलिटी बढ़ाते हैं दो फॉर्म्स में, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो जो NoSQL स्कीमास होते हैं, डाटाबेसेस होते हैं, वो बढ़ते हैं हॉरिजॉन्टली, और जो एसक्यूएल होते हैं वो होते हैं वर्टिकली, ठीक है? इसका हम बाद में पढ़ेंगे मेन उसमें, बट मतलब बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि समझना है, ठीक है?
ट्रांजैक्शंस में क्या है कि एसिड कंप्लेंट इवेंचुअली कंसिस्टेंसी, हम एसिड पढ़ चुके हैं कि वो एसक्यूएल में होता है, और नो एसक्यूएल में एसिड जो सारे जितने भी ये प्रॉपर्टीज हैं एसिड की, वो सारी नहीं होती हैं, कुछ ही प्रॉपर्टीज होती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी लेस है नो एसक्यूएल में, मोर है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि भाई हम स्कीम को चेंज कर सकते हैं, हम अपने नो एसक्यूएल में अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को सेव कर सकते हैं, या फिर हम अपने एसक्यूएल में सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा को सेव कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट एसक्यूएल? ना ही एसक्यूएल में हम अपने स्कीमा को चेंज कर सकते हैं, और ना ही हम उसमें अपने डाटा को सेव कर सकते हैं, जैसे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है, तो ये एक वो हो कोई चीज़। बाकी लैंग्वेज में कौन सी यूज़ होती है? अब देखो एसक्यूएल में, एसक्यूएल जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं फॉर क्वेरीज के, जो हम क्वेरीज में जिससे हम कम्युनिकेट करेंगे अपने डाटा बेसिस से, हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे? एसक्यूएल। ठीक है, अब लैंग्वेजेस फॉर नो एसक्यूएल, इसमें कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं होती, मतलब हर एक डाटाबेस की अपनी खुद की लैंग्वेज होती है। जैसे मोंगोडीबी की अपनी खुद की लैंग्वेज है, ठीक है, जिससे हम उसको जिससे हम उसमें क्वेरीज को रन करेंगे। ऐसे जो बहुत सारे डाटाबेसेस हैं अलग अलग, उनकी अपनी खुद की है। बट फॉर एसक्यूएल देयर इज ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज उसका नाम ही एसक्यूएल है। ठीक है, सबसे फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरी एंड ट्रांजेक्शन, ठीक है, हमने वो देख ही चुका है। फॉर रैपिड एंड स्केलेबल डेवलपमेंट, रैपिड क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे हम? क्योंकि भाई ये बहुत जल्दी नो एसक्यूएल बहुत जल्दी सेटअप हो जाते हैं। और स्केलेबिलिटी क्यों? क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है ना, वो आसान होती है इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है? माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस, ओरेकल, एसक्यूलाइट। तो ये सारे डाटाबेसेस हैं, ये सारे डाटाबेसेस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं टू स्टोर आर डाटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनल। ठीक है, और कौन सी लैंग्वेज यूज होगी उन डाटा को सेव करने के लिए या क्वारीज करने के लिए? वो होगी एसक्यूएल। ठीक है, मोंगो डीबी, कैसेंड्रा, रेडिस, ये सब कौन से हैं? ये सब नो एसक्यूएल डाटाबेसेस हैं, जिसमें हम अपने डाटा को सेव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिलेशनल या इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू एंड पेयर। तो मैं कौन सा डाटाबेस यूज करता हूँ? मोंगो डीबी यूज करता हूँ मैं। जो हम डाटाबेस पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर, वो हम कौन सा पढ़ रहे हैं? मोंगो डीबी पढ़ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस हो गया एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के बीच में। तो ये तो कोई डाउट है? ठीक है, ठीक है, ये तो हमने कल ही मतलब समझ लिया था कि मोंगोडीबी, कल ही हम समझ रहे थे कि इट्स अ पॉप ऑन ओपन सोर्स नो एसक्यूएल डेटाबेस फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड इजी फॉर यूज। है ना? इट इज डिजाइन टू हैंडल अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा एंड इज पर्टिकुलरली वेल सूटेड फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर डायनामिक स्कीमा। तो हमने ये हमें सारे डिफरेंसेस पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, कि सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा या डायनामिक स्कीमास क्या होते हैं। ठीक है, तो MongoDB store data is documents in collections. A document is like a JSON object known as the basin, ठीक है, which allows for richer data types and more efficient storage. तो हम समझते हैं इसमें एक चीज क्या है। ठीक है, तो हम समझते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या है। ठीक है, बल्कि हम ये सारे समझते हैं। ठीक है, तो कलेक्शन, डॉक्यूमेंट्स, फील्ड और ये बेसिन क्या होता है। ठीक है, हमने शुरू कर दिया MongoDB। ठीक है, अब हमने क्या शुरू कर दिया? हमने शुरू कर दिया है, अभी तक हम पढ़े थे डाटाबेसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं अब हमने एक नो एसक्यूएल डाटाबेस को उठा लिया है जिसका नाम है मोंगोडीबी। हम उसके बारे में सीखेंगे अब। ठीक है, ठीक है, तो अब उसके हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मोंगोडीबी। तो कलेक्शन क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, फील्ड, ये सब देखते हैं। ठीक है, क्या होता है कलेक्शन? अ ग्रुप ऑफ मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट्स। कलेक्शन आर सिमिलर टू टेबल्स इन रिलेशन databases. अब MongoDB documents क्या है? A basic unit of data in the MongoDB similar to a row in a relational database. इसको समझ लेते हैं जल्दी से, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो हम पढ़ने से शुरू करने जा रहे हैं अब MongoDB। और तो पहली चीज क्या है? पहला कंपोनेंट है, देखो हमको पता है कि हम MongoDB वी विल बी गोइंग टू सेव आवर डाटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। मतलब कि एक की होगी, जैसे नेम हो गई और अक्षत। ठीक है, मेरी एज हो गई 22, फिर मेरा फ़ोन नंबर हो गया कि 73691665। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और क्या हो गया मेरे पास? कुछ भी हो सकता है, ईमेल हो सकता है। ठीक है, सॉरी ये एरो नहीं है, तो ये एरो मतलब यहाँ पे ये 2 डॉट्स है। ठीक है, और हर एक के बाद कॉमा है। यहाँ पे क्या हो सकता है? अक्षत @
gmail.com और फिर मैं यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ। तो ये चीज़ क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट ही तो है। ये एक ऑब्जेक्ट ही तो है। ये तो मैं पढ़ा था कि भाई ऑब्जेक्ट होता है, उसमें की वैल्यू पेयर होती है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मेरा डाटा सेव है सारा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। ये की है और ये वैल्यू है इसकी, ये की है, ये वैल्यू है इसकी। ठीक है। अ सिंगल ऑब्जेक्ट stored in the MongoDB is known as the document is known as the document। ठीक है। तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जो कि स्टोर है। ठीक है। मतलब ये ये एक यूजर्स का डाटा है। ठीक है। ये एक यूजर्स का डाटा है जो कि स्टोर है। तो वो तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसको डॉक्यूमेंट। हम बोलेंगे इसको डॉक्यूमेंट। ठीक है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे कॉमा लगा के, मतलब मैं ऐसे कॉमा लगा के एक और डॉक्यूमेंट हो सकता है। ठीक है। कॉमा लगा के एक और डॉक्यूमेंट हो सकता है, फिर कॉमा लगा के एक और डॉक्यूमेंट हो सकता है। मतलब कि अब यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स का डाटा सेव है, बट है तो वो एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर सेव ना, मतलब वो है तो एक ही ऑब्जेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। तो ये एक डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट हो गया, फिर ये एक डॉक्यूमेंट हो गया अलग से। इन सबका कलेक्शंस, ठीक है, इन सबका कलेक्शंस को हम बोलते हैं, मतलब इन सबका अगर इन सबको ग्रुप करें तो हम बोलते हैं उनको कलेक्शंस। तो कलेक्शंस क्या है? कलेक्शंस क्या है कि भाई मतलब ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो मैं अगर ऐसे ऐसे उसको इस चीज़ में समझाऊं तो क्या है कलेक्शंस? कलेक्शन क्या है? तो अगर अगर मेरे पास एक कलेक्शंस है जो कि है मेरे पास यूजर्स कलेक्शन, यूजर्स कलेक्शंस, तो वो कैसे होगा? वैसे तो होगा, उसमें मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, मतलब मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो ये एक डॉक्यूमेंट हो गया, एक डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंट हो गया, ये एक डॉक्यूमेंट हो गया, और हर एक डॉक्यूमेंट में अलग अलग यूजर्स का डाटा सेव है कि इसमें मेरा डाटा सेव है, इसमें किसी का डाटा सेव है। तो जो भी डाटा सेव है हमारे पास, तो उसको हम बोलते हैं कलेक्शंस। और ये हो सकता है एक एरे में। ठीक है। ये हो सकता है एक एरे के अंदर। तो जैसे ये एरे हो सकती है या फिर ये सिमिलरली हो सकता है। मतलब बस ये सिंपल टर्म्स में इन सबको मिला के जो सिंगल सिंगल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको ग्रुप करके बोलते हैं हम कलेक्शंस। ठीक है। बहुत सिंपल टर्म्स में। तो अ ग्रुप ऑफ MongoDB डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। कलेक्शंस आर, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं? कलेक्शंस आर द टेबल्स इन रिलेशनल डेटाबेसेस। ठीक है। एंड अ बेसिक यूनिट ऑफ डाटा इन MongoDB सिमिलर टू अ रो इन रिलेशनल डेटाबेस। तो मतलब ये हम यहाँ पे वो भी कर रहे हैं कंपैरिजन कि जैसे जो पूरी टेबल है उसको हम बोल सकते हैं कलेक्शन इन टर्म्स ऑफ MongoDB, एंड जो रो है उसको हम बोल सकते हैं उसको हम बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट इन टर्म्स ऑफ MongoDB। ठीक है। और फील्ड क्या है? अ की वैल्यू पेयर इन द डॉक्यूमेंट। तो भैया ये क्या है जो हमने अभी ऊपर लिखा है, जो हमने अभी एक ऊपर डॉक्यूमेंट बनाया था ये वाला, है ना? तो ये क्या है? ये इस डॉक्यूमेंट का एक फील्ड हो गया। ये इस डॉक्यूमेंट का एक फील्ड हो गया। ठीक है। फील्ड वन, फील्ड टू, तो ये सारे फील्ड हो गए। ये सारे फील्ड हो गए। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट हो गया, ये इसके फील्ड हो गए। और सारे डॉक्यूमेंट मिला के क्या बनता है? कलेक्शन बनता है। एक कलेक्शन बनता है। तो ये हो सकता है यूजर्स का कलेक्शन, किसी चीज का कलेक्शन हो सकता है। ठीक है। और बेसिन क्या हो गया? बाइनरी एनकोडेड जेसन यूज्ड बाय MongoDB टू स्टोर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। बेसन मत सीखो इसको कि बेसन क्या है, इसको जेसन ही पढ़ो। सिंपल जेसन वही है जो हम पढ़ चुके हैं। जेसन क्या होता है? जेसन इज द कि जेसन क्या होता है कि भाई वही ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर है। तो डेफिनेशन क्या है कि तुम अपने MongoDB में डाटा स्टोर करते हो इन द फॉर्म ऑफ जेसन। इन द फॉर्म ऑफ जेसन मतलब वही सिंपल टर्म्स में ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, की वैल्यू की फॉर्म में, बस इतनी सी बात है। ठीक है। ओके। तो ये है हमारे सब, ये है मेन कंपोनेंट्स, कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, फील्ड और जेसन। ठीक है। तो ये हो गया हमारे MongoDB की बहुत ही बेसिक चीज़ कि MongoDB क्या क्या है और कैसे डाटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पे। उसमें कलेक्शंस क्या होते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, उसमें फील्ड क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो अब दो चीज़ें हमें करनी है सेटअप अपने लैपटॉप्स में, जो कि है MongoDB एटलस और MongoDB कंपास। बट इसको हम करेंगे कल। आज हम करेंगे, आज हम हमने आज थोड़ा आज हम क्या करेंगे? आज हम बनाएंगे एक फुल स्टैक एप्लीकेशन। आज हम बनाएंगे एक फुल स्टैक एप्लीकेशन। जो भी हमने पढ़ा है अभी तक रिएक्ट और क्या कहते हैं एक्सप्रेस जेएस में, जो हमने बैकएंड सीखा है नोड जेएस में, उसमें हम बनाएंगे एक फुल स्टैक एप्लीकेशन। ठीक है। फुल स्टैक
एप्लीकेशन मतलब कौन सी एप्लीकेशन? जिसमें फ्रंट एंड होगा प्लस प्लस बैक एंड होगा। ठीक है, तो फ्रंट एंड में क्या यूज करेंगे? फ्रंट एंड में यूज करेंगे हम रिएक्ट डॉट जेएस, और बैक एंड में क्या यूज करेंगे? एक्सप्रेस जेएस, एक्सप्रेस जेएस। ठीक है, ये हो गई हमारी सिंपल सी बात। ठीक है, तो अभी अभी हम डाटाबेस को नहीं ले रहे हैं, अभी सिर्फ हम एक सिंपल बना के देख रहे हैं पूरा फुल स्टैक एप्लीकेशन, क्योंकि मैंने नहीं बनाया है अभी तक एक भी फुल स्टैक एप्लीकेशन, मतलब आफ्टर दी कंप्लीटिंग आवर बैक एंड, मतलब वो कैसा बैक एंड सर्वर कैसे बनाता है, जो भी सारे कंसेप्ट हैं। तो एक आज फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाते हैं सिंपल सी। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? देखते हैं क्या बनाएंगे, मतलब मैंने ऐसा कोई सोचा नहीं है, बट समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए हम वही बनाएंगे जो हमने पहला एग्जांपल लिया था। अपना पहला एग्जांपल क्या लिया था? हमने लिया था सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, तो क्या था, क्या होता है फॉर्मूला? पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, पी आर टी अपॉन 100। ओके, तो बस ये फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या करना है? हमें फ्रंट एंड में तो यहाँ से इनपुट लेना है, फ्रंट एंड से हमें इनपुट लेना है। तो हम क्या करेंगे? हम फ्रंट एंड में कुछ ऐसा यूआई बनाएंगे कि भाई हम वहाँ पे तीन इनपुट फील्ड ले रहे हैं, इनपुट फील्ड 1, इनपुट फील्ड 2, इनपुट फील्ड 3। ये किसका फील्ड होगा? ये होगा प्रिंसिपल का, ये होगा रेट का, ये होगा टाइम का। इनको हम भेज रहे हैं बैक एंड, जो भी हमारा वो है, इसको हम भेज रहे हैं, ये है फ्रंट एंड, और इसको हम भेज रहे हैं बैक एंड। अब बैक एंड में हम अपना ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि भाई बैक एंड में हम समहाउ ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पी आर टी अपॉन 100, ये 100 होगा, 1000 नहीं होता, 100। और यहाँ से फिर हम अपना फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो भी आंसर आएगा ऐसा ही, और फिर उसको हम रेस्पॉन्स भेज देंगे यहाँ पे कि भाई आंसर ये है, और यहाँ पे हम उसको अपना आंसर को शो कर देंगे, आंसर को शो कर देंगे। ठीक है, तो फ्रंट एंड में क्या यूज कर रहे हैं? हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं, और बैक एंड में क्या यूज कर रहे हैं? हम एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं, एक्सप्रेस डॉट जेएस, रिएक्ट डॉट जेएस। तो सिंपल है, सिंपल बहुत चीज, बट एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे फ्रंट एंड बनता है, कैसे बैक एंड और फ्रंट एंड कनेक्ट होती हैं, कैसे सारी चीजें होती हैं। और ये बहुत ही बेसिक सिंपल एप्लीकेशन है, बेसिक एप्लीकेशन है, इसलिए हम इसको इसको बना रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना एक क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, तो मैं अपने वीक 10 में हूँ, तो मैं सी डी, पहले क्लियर है ना कि हम क्या बनाने जा रहे हैं? क्लियर है ना हम क्या बनाने जा रहे हैं? ठीक है, ओके, सी डी वीक 10। ठीक है, तो मैं अभी वीक 10 के अंदर हूँ, अपने सी डी मतलब वीक 10 के अंदर फोल्डर हूँ। तो मैं क्या बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा एक एक फोल्डर बनाऊंगा जिसमें लिखूंगा मैं एस आई ऐप। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऐप। ठीक है, एंटर मारा। ठीक है, अब मैं जाऊंगा अपने एस आई वाले ऐप में, एस आई। ठीक है, मैं अपने एस आई ऐप में हूँ, वीक 10 में एस आई ऐप के अंदर हूँ। अब मैं बनाऊंगा दो फोल्डर, एम के डी आई आर फ्रंट एंड का फोल्डर होगा एक। ठीक है, और दूसरा फोल्डर होगा MKDIR बैक एंड, इसमें अपना बैक एंड का कोड लिखेंगे। ठीक है, तो दो बन चुके हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड का। ठीक है, चलो अब हम पहले अपना सेटअप करते हैं सर्वर। पहले आप क्या करेंगे? अपना सेटअप करेंगे सर्वर। ठीक है, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम अपना बेसिकली फ्रंट एंड भी सेट कर सकते हो पहले सेटअप, या अपना बैक एंड भी कर सकते हो पहले सेटअप। मुझे, क्योंकि मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो भाई मेरा तो मतलब ये है कि मैं तो, हाँ, मैं तो मतलब मेरी जब मर्जी होती है ना, मैं उस हिसाब से करता हूँ। मेरी जब मर्जी होती है, तब मैं पहले फ्रंट एंड करता हूँ, फिर मैं बाद में बैक एंड करता हूँ। मेरी जब मर्जी होती है तब मैं कभी कभी बैक एंड करता हूँ, या मैं फिर फ्रंट एंड करता हूँ, या फिर मेरी मर्जी होती है तो कभी कभी दोनों दोनों में साथ साथ में करता हूँ, कि आधा फ्रंट एंड बनाया, फिर आधा बैक एंड बनाया, फिर आधा फ्रंट एंड बनाया, फिर आधा बैक एंड बनाया, ऐसे करता हूँ। लेकिन क्योंकि हमारी बहुत छोटी एप्लीकेशन है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं पहले बैक एंड से शुरू कर रहा हूँ। तो मैं जाऊँगा अपने बैक एंड वाले फोल्डर में। अब हमें बैकएंड में क्या बनाना होगा? हमें बैकएंड बनाना होता है एक सर्वर। सर्वर सर्वर हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। सर्वर क्या होता है कि भाई एक सर्वर एक ऐसी मशीन जो कि हमारे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज को हैंडल कर सके, या फिर जो जहाँ पे हम अपना लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, जल्दी से बनाते हैं उस चीज़ को। कैसे बनाते हैं? मैं बिल्कुल सिखा रहा हूँ शुरुआत से, कि भाई फुल स्टैक एप्लीकेशन कैसे बनानी है शुरुआत से।
सब कुछ शुरुआत से बनाया मैं सिर्फ 2 फ़ोल्डर बनाया है, बैक एंड का और फ्रंट एंड का। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे npm init। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं क्या है npm init। तो मैं जल्दी-जल्दी करूँगा, मैं कुछ समझाऊँगा नहीं कि भाई ये पहले हम कर चुके हैं, तो ये क्या है, वो क्या है, ये सब हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे हमें लिखा है कि यहाँ पे index.js है एंट्री पॉइंट। तो मैं एक फाइल बनाऊँगा अब index.js बैकएंड के अंदर, index.js हो गया, रीनेम कर दो इसको js, ठीक है। और मैं एक फाइल और बना लूँगा डॉट गेट इग्नोर, जिसमें मैं बस ये लिख दूंगा नोड नोड। इसका मैं बात सुनूंगा इसका मतलब क्या है, बट अभी बस समझो कि एक फाइल होती है गेट इग्नोर जिसको हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, चलो हमारी मेन फाइल है index.js। ओके, तो मैं अपने index.js में हूँ। अब हमें हमें क्या इंस्टॉल करना है, हम कौन सा लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं एक्सप्रेस, राइट। हमें अपना सर्वर बनाना है एक्सप्रेस में। हमने सर्वर बनाना सीखा है दोनों चीज़ों में, बाय डिफॉल्ट नोड जेएस में भी, बट नोड जेएस में हम देख चुके हैं कि कितना डिफिकल्ट है नोड जेएस में सर्वर बनाना। मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस कि मतलब बहुत लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें हैं इन बिल्ड जो हमें यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, बट हम यूज़ करेंगे एक्सप्रेस जेएस क्योंकि वो आसान है। तो npm i एक्सप्रेस, उसको एंटर मारेंगे तो हमारा एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल हो जाएगा इसके अंदर बैकएंड। ठीक है, अब तुम जाके देखो अपने पैकेज और जेसन में, वहाँ पर देखोगे तुमने एक एक्सप्रेस जेएस हमने एक एक्सप्रेस जेएस बनाया हुआ है। ठीक है, मेरा यहाँ पे डिपेंडेंसी आ गई, जो हमने इंस्टॉल करा है ना वो यहाँ पे आ चुकी है, दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें उसको इंपोर्ट करना है। तो हमने सब सीख चुके हैं कैसे कैसे करते हैं हम। रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है, और फिर मैं एक ऐप बनाऊंगा, मतलब उसका एक इंस्टेंस बनाऊंगा एक्सप्रेस का। तो एक्सप्रेस एक्सप्रेस फिर ऐप, फिर क्या बनाना है, मुझे अपने सर्वर को लिसन करना है। हम ये भी सीख चुके हैं क्या होता है ऐप डॉट, ठीक है, मैं पहले एक पोर्ट और मैं लिखूंगा यहाँ पोर्ट नंबर 4000। यहाँ पे पोर्ट नंबर कुछ भी हो सकता है, 3000 80 कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी मर्जी है तुम क्या लिखना, बस होना चाहिए 4 डिजिट का ही। ठीक है, तो ऐप डॉट लिसन पोर्ट फंक्शन console.log सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 4000। ठीक है, ठीक है, और हम एक बना लेते हैं ऐप, हम एक बना लेते हैं एक राउट। ठीक है, हम सब पढ़ चुके हैं, हम ये हर एक चीज़ पढ़ चुके हैं। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो मतलब अगर नहीं समझ आ रहा है तो मतलब तुम्हें डिवाइस की ज़रूरत है। ठीक है, वैसे हम सब चीज़ पढ़ चुके हैं। तो मैंने एक राउट बनाया है गेट राउट का, और मैं फिर फंक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रेस्ट डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इसमें क्या करूँगा, मुझे रन करना है इसको। तुम कैसे रन करते हैं अपने सर्वर को, कोई आइडिया है, बताओ मुझे, कैसे हम इसको रन करते हैं सर्वर को। वही सिंपल जैसे हम अपने किसी भी जेएस फाइल को रन करते हैं। ये मैंने सर्वर बनाया है, ठीक है, 11 लाइन का सर्वर है। ठीक है, इसको मुझे रन कैसे करना होगा, आइडिया आ रहा है कुछ। इसको हम रन करते हैं नोड index.js से। ठीक है, तो हमने लिखा नोड index.js और यहाँ पे लिखा सर्वर इज रनिंग और पोर्ट नंबर 4000। अब मैं जाके चेक करूंगा इसको अपने लोकल होस्ट 4000 पे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है, मतलब हमारा सर्वर रन हो चुका है। कैसे चुका है कि मैं इस पर्टिकुलर राउट पे गया हूँ और वहाँ पे मेरे को रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। अब हम चलेंगे अपने फ्रंट एंड पे। तो मैं एक नया टर्मिनल खोलूंगा, हम सेटअप करते हैं अपना फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड हम बना रहे हैं, किसके अंदर बना रहे हैं फ्रंट एंड, हम बना रहे हैं रिएक्ट के अंदर। तो याद है कैसे बनाते थे हम फ्रंट एंड, रिएक्ट के अंदर कैसे हम अपनी रिएक्ट को करते इनिशियलाइज, है कुछ याद, कैसे करते थे हम रिएक्ट को इनिशियलाइज। हम करते थे npm
क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट। ठीक है, ऐसे हमने उसको इनिशियलाइज करा। यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम दे देंगे, डॉट लिखा, फिर हमें चूज करना है हम कौन सी करना चाह रहे हैं। हम करना चाह रहे हैं रिएक्ट को यूज, हम रिएक्ट को यूज करेंगे तो हमने रिएक्ट करा, फिर हम करेंगे जावास्क्रिप्ट को और हमारा हो गया। तो npm आई करेंगे फिर, क्योंकि हमें साइड डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, रिएक्ट के अंदर। तो उसमें जल्दी जल्दी कर रहा हूँ उस चीज़ों को, पूरा हम पढ़ चुके हैं। और ये एक बार नहीं देखा, ये कम से कम 2-3 बार करके, कम से कम 3-4 बार करके दिखाया है हर चीज़ कि कैसे रिएक्ट की एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा अभी। तो ये हो चुकी है। अब अपने फ्रंट एंड के अंदर देखोगे तो सारी फाइल्स आ चुकी हैं। तो इसको हम करते हैं npm run dev, इससे हम रन करते हैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को। तो ये इस पोर्ट नंबर पे शुरू हो गई है, लोकल होस्ट 5173 पे। इस पे शुरू हो गई है, अभी आ जाएगा। देखो आ गया, तो मतलब शुरू हो गई। अब तुम जाओगे यहाँ पे app.jsx में, इसे हटा दो, RAFCE सब पढ़ चुके हैं हम कैसे कैसे क्या करते हैं। मतलब हम क्लीन कर रहे हैं एक तरीके से। सेव index.css इसको भी हटा दो, सेव। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ऐप आ रहा है। ऐप क्यों आ रहा है, क्योंकि app.jsx में यहाँ पे सिर्फ ऐप लिखा है। ठीक है, यहाँ पे हम बनाएंगे अपना सिंपल वो। तो क्या करना है हमें, हमें बनानी है H2 करेंगे, H3 या फिर SI फुल स्टैक एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये आ चुका है। हम उसको H2 करते हैं, H2 कर देते हैं फुल एप्लीकेशन। अब हमें क्या चाहिए, हमें 3 इनपुट चाहिए प्रिंसिपल का। लाइक हम, मैंने बंद कर दिया, पर हमें क्या चाहिए, हमें 3 इनपुट चाहिए कि होता है ना PRT/100, तो P, तो उसके लिए हमें 3 इनपुट चाहिए। तो हमें क्या लिखेंगे, हम बनाएंगे एक इनपुट टाइप, और ये क्या होगा, ये होगा नंबर। और प्लेस होल्डर क्या लिखेंगे, प्लेस होल्डर में कि एंटर प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, फिर क्या होगा, एक और इनपुट टाइप नंबर, फिर प्लेस होल्डर एंटर रेट। ठीक है, फिर एक और क्या होगा, इनपुट टाइप नंबर, प्लेस होल्डर एंटर टाइम, जो भी टाइम आपको चाहिए। ठीक है, फिर एक बटन बना देंगे बस कि भाई बटन कैलकुलेट SI। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे ऑन क्लिक हैंडल SI। ठीक है, यहाँ फिर हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन हैंडल SI console.log। यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हमारी एप्लीकेशन है। यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं क्लिक करके, तो हाँ क्लिक हो रहा है। ठीक है, तो क्लिक हो रहा है, तो ये वर्क कर रहा है, ये वाला बटन। ठीक है, अब हमें इन तीनों से इनपुट लेना है, और जो भी हम यहाँ से इनपुट लेंगे हमें उसको भेजना है बैकएंड पे, और फिर हम अपना बैकएंड पे फॉर्मूला लगाएंगे, और फिर वहाँ से जो भी कैलकुलेट करके देगा हमें बैकएंड, वो हमें यहाँ शो कर देना है। पर हमने सीखा है कि हम सब बनाएंगे इनकी स्टेट। हमने क्या सीखा है, हम बनाएंगे इनकी स्टेट हर एक इनपुट वैल्यू की। तो हम स्टेट बनाते हैं, चलो कांस्टेंट प्रिंसिपल सेट प्रिंसिपल और यूज स्टेट 0। ठीक है, कांस्टेंट, दूसरा क्या होगा, रेट सेट रेट, और यूज स्टेट, इसका भी 0 ही होगा। कांस्टेंट टाइम सेट टाइम यूज स्टेट। ठीक है, तो ये हमने 3 बना लिए। क्यों बनाया है ये हम सीख चुके हैं, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा हमने क्यों बनाया, ये सब हम पहले ही सीख चुके हैं पूरा। सेट प्रिंसिपल ई डॉट
टारगेट डॉट वैल्यू, इसको बस मैं कॉपी करूंगा और यहीं पे तीनों में पेस्ट करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं रेट, यहाँ पे लिखूंगा टाइम। ठीक है, यहाँ पे मैं तीनों की शीट बना ली है। अब यहाँ पे चेक करता हूँ उनको कि क्या वो आ रही है कि नहीं आ रही। तो प्रिंसिपल, रेट, टाइम। ठीक है, लेट्स चेक कि वेदर ये आ रही है कि नहीं आ रही। एक तो यही चक्कर है इसमें, ऐसे क्यों होता है। इसको दोबारा रन करते हैं npm and यहाँ पे मैं डालता हूँ प्रिंसिपल वैल्यू 2000, यहाँ पे रेट डालता हूँ 5 और यहाँ पे टाइम डालता हूँ 5 साल के लिए। तो ये चलो ठीक है, मतलब अब देखो यहाँ पे देख ली ना मैं कंसोल में करके कि वैल्यू आ रही है, सारी वैल्यू आ रही है, मतलब हमने सही सब कुछ करा है। अब हमें अपना बैकएंड में वो लॉजिक लिखना है। अब हमने इतना कर लिया है कि हमने फ्रंट एंड बना लिया है, यहाँ से हम वैल्यू ले रहे हैं, बट अब हमें इन वैल्यू को अपने बैकएंड पे भेजना है। बट बिफोर भेजने से पहले हमें अपना बैकएंड भी क्रिएट करना होगा। तो अभी तो हमने सिर्फ बेसिक सर्वर क्रिएट करा है, ठीक है, जो कि हेलो वर्ल्ड भेज रहा है। अब हम बनाएंगे ऐप डॉट गेट, यहाँ पे लिखेंगे हम एस आई, मतलब एक एस आई बना रहे हैं जो कि सिर्फ हैंडल करेगा एस आई के जो भी डाटा आ रहा होगा। ठीक है, तो फंक्शन रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल रिक्वेस्ट में से क्या मिल रहा है, रिक्वेस्ट की बॉडी में से क्या मिल रहा है हमें, बॉडी में से मिल रहा है हमें प्रिंसिपल। ठीक है, ऐसे ही हमें सेम तरीके से मिल रहा है रेट। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रेट, ऐसे में क्या मिल रहा है टाइम। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइम। ठीक है, मतलब जो भी हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इस पर्टिकुलर सर्वर में, मतलब इस पर्टिकुलर राउट पे, उनकी बॉडी में से हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे बनाएंगे कॉन्स्टेंट क्या बनाएंगे, एस आई करके, और हम लगाएंगे अपना फॉर्मूला। तो क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइड बाय 100। तो इसको हम एक बार इसमें कर देते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि, ठीक है। देखो यही फॉर्मूला है ना जो हमें लगाना है। तो हमने अपने क्या अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने अपना बैकएंड में लॉजिक लिखा है, हम सिर्फ फ्रंट एंड में से अपना क्या ले रहे हैं, हम अपना फ्रंट एंड में से सिर्फ वैल्यूज ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो लॉजिक है वो बैकएंड में लिखा है, मतलब जो फॉर्मूला है वो हमने बैकएंड में लिखा है। इसको हम क्या कर देंगे, इसको बस हम रिस्पॉन्स में भेज देंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, इसको हम भेजेंगे जेसन में। ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा जेसन में ही काम करना है। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है कि मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है, सिटेस कोड पढ़ाया हुआ है सारे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे हम भेजते हैं रेस्ट डॉट सिटेस करके, जो भी हमें बैकएंड से सिटेस कोड भेजना है। ठीक है, और जेसन में भेज रहे हैं हम एसआई को, मतलब ये जो भी हम भेज रहे हैं अपना, वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जाएगा, वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में फ्रंट एंड पे जाएगा। ठीक है, तो इसको हम टेस्ट करते हैं इस वाली एप्लीकेशन को। ठीक है, तो अभी हमारा बैकएंड बंद है ना, हाँ बंद है हमारा बैकएंड अभी। तो इसको हम करेंगे नोड index.js, अब रन कर रहा है। अब हमें पता है कि कैसे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, हमें पता है ना हम इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। हमने सीखा है एक एप्लीकेशन होती है पोस्टमैन, जिसके द्वारा हम अपनी एपीआई को, जो भी हम क्रिएट करेंगे एपीआई, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो हमने ये ओपन करी और अभी हमारा सर्वर रनिंग है, सर्वर हमारा अभी रनिंग है। ठीक है, तो ऐसा ही देखो, अब ये है हमारी एपीआई जो कि हमने क्रिएट करी है, ये हमारा पोर्ट नंबर है और इस पर्टिकुलर राउट पे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ठीक है, हाँ, और ये होगी हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट, ये ध्यान रखना। क्यों होगी पोस्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि हम यहाँ पे डाटा को भेज रहे हैं और फिर कैलकुलेट करके डाटा ही वापस मांग रहे हैं, इसलिए हमारा क्या होगा, इसलिए हमारा ये पोस्ट राउट, ये हमारा होगा पोस्ट राउट। क्यों, क्योंकि हम इसमें डाटा भेज रहे हैं, हम कुछ गेट नहीं कर रहे हैं इससे, हम एक डाटा गेट कर रहे हैं, बट हम कुछ भेज भी रहे हैं, हम डाटा भेज रहे हैं इसको, तो इसलिए पोस्ट राउट होगा। तो मैं अपना दोबारा करता हूँ, नोड index.js, सर्विस रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 4000,
अब इसको भेजता हूँ सेंड। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड प्रिंसिपल और ये सब। ठीक है, तो ये सब क्यों कह रहा है, अब देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, कैन नॉट डिफाइन द रीडिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई अभी हम फ्रंट एंड से डाटा नहीं भेज रहे हैं, फ्रंट एंड से डाटा नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, तो बस ये इसलिए मना, इसलिए कह रहा है कि यार हम ये प्रॉपर्टीज को वो नहीं कर पा रहे, मतलब हम रीड नहीं कर पा रहे जो भी डाटा भेज रहे हो। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे कैसे हम इसको अपने फ्रंट एंड से भेजेंगे। ठीक है, मतलब रन तो कर रहा है, मतलब हमने टेस्ट कर लिया है, रन तो कर रहा है इस पोस्ट पे आके, बट अभी वो एरर दिखा रहा है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे कंसोल लगाऊं, कंसोल डॉट लॉग और रिक्वेस्ट हिटिंग, बस ऐसे मैंने एक फ्लैग लगा दिया है यहाँ पे कि भाई मैं यहाँ पे इसको हिट कर रहा हूँ तो ये रिक्वेस्ट आ रही है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मारूंगा सेंड, सेंड करूंगा तो एरर आएगा, लेकिन मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे कंसोल में, रिक्वेस्ट हिटिंग। तो मतलब जो मैं रिक्वेस्ट मार रहा हूँ यहाँ पे आ तो रही है, बट वो एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि भाई डाटा नहीं भेज रहा हूँ मैं इसको। क्यों, क्योंकि मैं इसको डाटा नहीं भेज रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्लोज करते हैं, इसको हम, ठीक है, तो इसको हमें कॉपी करना है इस एपीआई को। ठीक है, अब हम बात करते हैं हम कैसे कनेक्ट करेंगे अपने फ्रंट एंड को। हमने एक बनाया है, फ्रंट एंड अलग से बनाया है, बैक एंड अलग से बनाया है, बट अभी तक हमने कनेक्शन नहीं सीखा है कि भाई कनेक्शन कैसे करेंगे हम, तो वो कैसे होती है, हम पहले ही वो चीज़ कर चुके हैं। ठीक है, हम पहले ही वो चीज़ कर चुके हैं, देखते हैं हम कैसे करेंगे उसको। बट वो हम क्यों, ये हमारे लिए ये हमारे लिए नया क्यों है, नया इसलिए क्योंकि हम पहली बार बैक एंड को कनेक्ट कर रहे हैं अपने फ्रंट एंड से। तो ये हमारा फ्रंट एंड है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट एंड है, तो हम यहाँ पे पहले अपने फ्रंट एंड में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे जो कि है एक्सियोस, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक्सियोस क्यों कर रहे हैं हम इंस्टॉल, क्योंकि भाई एक्सियोस हमारा हेल्प करता है रिक्वेस्ट को भेजने में। ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस को हैंडल करने में, इसलिए हम एक्सियोस को इंस्टॉल कर रहे हैं। अब तुम देखोगे अपने फ्रंट एंड में पैकेज डॉट जेसन में यहाँ पे एक्सियोस आ गया है। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं अपने अपनी मेन फाइल में। तो हम करेंगे इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक रिक्वेस्ट हिट करनी है। कौन सी, हमें कहाँ कहाँ हिट करनी है वो रिक्वेस्ट, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसको क्लोज कर देते हैं अभी। ठीक है, तो मैं एक बार बाइट बोर्ड में समझाएगा ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अभी तक हमने देखा है कि हमने एक फ्रंट एंड बनाया है और हमने एक बैक एंड बनाया है। ठीक है, अब हमें करना है इनको कनेक्ट। हमने बैकएंड से एपीआई बनाई है, एपीआई बनाई है, याद है ना वो बनाई हमने एपीआई लोकल होस्ट 4000/si करके। तो वो क्या है, वो एक एपीआई है। इस जो हमने बनाई है ना एपीआई, इस पे हम रिक्वेस्ट मारेंगे, ये तो मैं पता ही है। वो हम रिक्वेस्ट कैसे मारेंगे वो हमें देखना है। इस एपीआई को हम यूज करेंगे अपने फ्रंट एंड के अंदर, इस एपीआई को हम यूज करेंगे अपने फ्रंट एंड के अंदर, और इस पर फिर हम रिक्वेस्ट मारेंगे। वो हम कैसे मारेंगे वो ही हम देखते हैं। और इसी चीज को हम बोलते हैं कनेक्शन, इसी चीज को हम बोलते हैं कनेक्शन, कि भाई ऐसे ही तो तुम कनेक्ट कर रहे हो अपने फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ, कि जो तुमने बैक एंड में अपनी एपीआई बनाई है उसको तुम यूज कर रहे हो फ्रंट एंड में, और इसको तुम फिर हिट मार रहे हो। ठीक है, मतलब बैक एंड फ्रंट एंड कोड पे। तो हमारे पास एपीआई क्या कौन सी है, हम देखेंगे वही चीज। तो उसको लिखा रहने देते हैं। हमने करा है एक्सियोस, हम पढ़ चुके हैं एक्सियोस के बारे में, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, बट रिवाइज करना तो एक्सियोस देख लेना, वो देख लेना वो लेक्चर। बट हम करेंगे कांस्टेंट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स अवेट, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सियोस, एक्सियोस डॉट पोस्ट, और यहाँ पे फिर हम अपनी वो वाली एपीआई लिखेंगे, वो वाली एपीआई लिखेंगे। फिर एक कॉमा लगाने के बाद जो भी हमें डाटा भेजना है अपने फ्रंट एंड से वो हम लिखेंगे यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा प्रिंसिपल, यहाँ पे डालूंगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, फिर मैं डालूंगा रेट, यहाँ पे डालूंगा रेट, और मैं डालूंगा यहाँ पे टाइम और टाइम। ठीक है, बस यही टाइम का कोड होता है जिसमें हम अपने बैकएंड की जो हमने एपीआई बनाई है, ये हमारी एपीआई कौन सी है, वही तो एपीआई जो हमने बैकएंड में क्रिएट करी है, इसको हमें हिट करना है। वो हम कैसे हिट करेंगे, थ्रू द हेल्प ऑफ एक्सियोस। हम देख चुके हैं कि हम कैसे गेट मारते हैं, कैसे पोस्ट मारते हैं। अगर हमें पोस्ट मारनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट पोस्ट, अगर हमें इस पर गेट मारनी है तो हम लिखेंगे डॉट गेट। बट लेकिन हमने इसकी गेट बनाई नहीं है अपने बैकएंड में, तो हम पोस्ट मारेंगे इसके ऊपर। ठीक है,
हम इसको बनाएंगे एसिंक्रोनस फंक्शन। इसको हम बनाएंगे एसिंक्रोनस फंक्शन। क्यों क्यों बनाएंगे इसके एसिंक्रोनस फंक्शन? क्योंकि भाई ये जो जब हम इसके ऊपर हिट मारेंगे, फिर वहां पे वो कैलकुलेट करेगा, उसके बाद ही तो हमें रिस्पॉन्स देगा। उसके बाद तो हमें रिस्पॉन्स देगा। ये पूरा ये एक्सियोस है, ये हमें एक रिस्पॉन्स देगा। बट वो जो हमें रिस्पॉन्स देगा वो देगा हमें कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद। इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं अवेट कि भाई जब तक हमें रिस्पॉन्स नहीं देगा हमें इससे आगे नहीं बढ़ना है, हमें इससे आगे नहीं बढ़ना है। तो हमें इसको वेट करना पड़ेगा कि भैया रुक जाओ, पहले मुझे वेट करना है इसके रिस्पॉन्स का, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। इसलिए हम इसको बना रहे हैं एसिंक्रोनस फंक्शन, और इसलिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे अवेट। तो मैं ये हम चीजें सारी सीख चुके हैं, सारी हम सीख चुके हैं। अब बस हम कोड लिख रहे हैं, सिंपल सी बात ये है। तो अगर जैसे तुम्हें डाउट आ रहा है कि ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो तुम्हें रिवाइज करनी सारी चीजें, इसे हम पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये हमने बना दिया है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे और हम, ठीक है, तो अभी हम इसको भी हम क्लोज कर देंगे क्योंकि हम बस हमने टेस्ट करने में देखा था। तो अब हमारा फ्रंट एंड बन चुका है, और इसको हम एक बार कंसोल लॉग में देख लेंगे। कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स में क्या, मतलब रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, मतलब रिस्पॉन्स में क्या दे रहा है। ठीक है, हम अपना बैकएंड रन करेंगे और हम अपना सर्वर रन करेंगे। तो पहले हम रन करते हैं बैकएंड। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस और अपने हम फ्रंट में क्या रन करेंगे, npm रन देख। ठीक है, खुल चुकी है हमारी एप्लीकेशन। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है एंटर 2000, और रेट क्या है 5% लेते हैं, टाइम क्या है 5 साल के लिए, और कैलकुलेट ऐसा है। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है। लेट्स सी वो एरर क्या है। ये कह रहा है कि भैया जो आप एक रिक्वेस्ट मार रहे हो इस पर्टिकुलर बैकएंड पे फ्रॉम ओरिजिन ये वाला, इट हैज बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी। इट हैज बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कोर्स क्या है। ठीक है, मतलब हमें अपने बैकएंड में अलाउ करना होगा वो सारी रिक्वेस्ट जो कि इस पर्टिकुलर फ्रंट एंड से आ रही हैं। मैं इसमें डीप में दोबारा नहीं जाऊंगा क्योंकि हम ये पहले से ही पढ़ चुके हैं सारी बातें। तो मुझे क्या करना है, अपने बैकएंड में जाना है, अपने बैकएंड में जाना है, और मुझे एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है अपने बैकएंड में। तो मैं बैकएंड क्लोज करूंगा। मुझे एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है npm i कोर्स करके। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी कोर्स पॉलिसी अलाउ करनी है। हो गई यहाँ पे। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे कांस्टेंट कोर्स रिक्वायर कोर्स। ठीक है, और अब मुझे इसको कोर्स को यूज करना, मतलब ये एक मिडलवेयर, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भैया ये एक मिडलवेयर है, ये एक मिडलवेयर है। तो ऐप डॉट यूज और कोर्स। ठीक है, और एक मिडलवेयर हम यूज कौन सा यूज करेंगे, डॉट जेसन वाला, यूज डॉट एक्सप्रेस डॉट जेसन। ठीक है, हम ये दोनों ही मिडलवेयर पढ़ चुके हैं कि ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है। जेसन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारा डाटा आ रहा है ना उसको हमें जेसन में पार्स करना है, इसलिए हम जेसन वाला यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम दोबारा रन करते हैं अपने बैकएंड को, index.js वहाँ दोबारा से रन हो गया। और यहाँ से हम इसको ऐसा करते हैं, इसको हम खोलते हैं अपने एज के अंदर, क्योंकि मेरा आज क्रोम थोड़ा दिक्कत कर रहा है। तो लोकल होस्ट 573। ठीक है, ये मैंने भी एज में खोला है, दोनों सिमिलर है। ठीक है, अब लिखते हैं 2000 प्रिंसिपल अमाउंट, 5% रेट, और टाइम लिखते हैं 5 साल के लिए, कैलकुलेट ऐसा है। अब तुम देख रहे हो एक रिस्पॉन्स आया है, देख रहे हो एक रिस्पॉन्स आया है। चलो खोल के देखते हैं इस रिस्पॉन्स में क्या क्या आ रहा है। इस रिस्पॉन्स में आ रहा है डाटा, और उसमें एक वैल्यू आ रही है SI 500 करके। ये 500 क्या है, ये 500 वही है जो हमें चाहिए। ये 500 उसने मुझे आंसर दिया है कि जो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट है वो 500 है, जो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट है वो 500 आया है आंसर में। ठीक है, तो ये डाटा क्या आ रहा है, मतलब मेरे पास आ रहा है, और क्या आ रहा है मेरे पास स्टेटस 200। मतलब जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, जो मैंने अपने बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजी है वो फुलफिल हो रही है, मतलब वो रिक्वेस्ट यहाँ पे गई है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ बैकएंड पे, देखो यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट हिटिंग, तो मतलब वो यहाँ गई है। फिर उसने बॉडी में से प्रिंसिपल निकाला है, उसने बॉडी में से रेट निकाला है, उसने टाइम निकाला है, उसने फिर कैलकुलेट करा है यहाँ पे। ठीक है, उसने फिर कैलकुलेट करी है यहाँ पे चीजें, और फिर उसने मुझे रिस्पॉन्स में दे दिया है SI विद स्टेटस ऑफ 200। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वही तो आ रहा है, ये वही तो चीज हो रही है। हमने एक क्या बना दी है, हमने एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बना दिया है।
ठीक है? तो अब मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ को शो करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अपने रिस्पॉन्स डॉट डाटा, क्योंकि क्यों? क्योंकि डाटा में आ रहा है, तो मैं दोबारा करूँगा कैलकुलेट ऐसा ही। अब क्या आ रहा है? और डाटा डॉट एस आई कैलकुलेट एस आई, तो अब क्या आ रहा है? मेरे पास 500 आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसके लिए फिर एक स्टेट बना दूंगा, कॉन्स्टेंट रिजल्ट रिजल्ट और सेट सेट रिजल्ट और यूज स्टेट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे फिर इसको कर दूंगा सेट रिजल्ट और ये सेम चीज़ कॉपी कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि भाई मुझे इसको शो भी तो करना है अपनी यूआई पे, और हमें पता है कि अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें चाहिए उसके लिए एक स्टेट। तो मैंने उसके लिए स्टेट क्रिएट करी है, फिर मैं उसमें सेव कर रहा हूँ, उस स्टेट में से उस स्टेट में मैं सेव कर रहा हूँ, और फिर मुझे यहाँ पे शो कर देना है। तो यहाँ पे मैं कैसे शो करूँगा? एक ब्रैकेट के बाद पी आर, तो मैं शो कर दूंगा योर एस आई कैलकुलेटेड इज, यहाँ पे फिर डबल कोट्स में, क्योंकि जो हम वो वेरिएबल है वो यूज़ कर रहे हैं, और रिजल्ट। ठीक है, एज सिंपल एज। ठीक है, तो अभी क्या आ रहा है यहाँ पे? योर एस आई इज कैलकुलेटेड जीरो। क्यों? क्योंकि अभी हमारा कुछ है नहीं, बट हम यहाँ पे लिखेंगे 2000, रेट लिखेंगे हम 5%, और कितने सालों के लिए? 5% सालों के लिए। कैलकुलेट एस आई, तो क्या आ रहा है? योर एस आई इज कैलकुलेटेड 500। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा आ गया रिजल्ट, कैलकुलेट एस आई 500 आ रहा है। मैं उसको कर दूंगा अगर 6 साल, तो ये कम हो जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा, 600 हो गया। ठीक है, मैं इसको कर दूंगा, मैं अगर इसको 5 साल कर दूंगा लेकिन मैं बढ़ा दूंगा रेट इसका, तो क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 हो जाएगा, और मैं यहाँ पे बढ़ा दूंगा प्रिंसिपल अमाउंट 8000, कैलकुलेट एस आई 4000 हो गया। ठीक है, तो बस तैयार है हमारी फुल स्टैक एप्लीकेशन। हेंस ऐसी बनती है। तो हमने हमने क्या देखा? हमने बनाया, अपना फ्रंट एंड भी बनाया, हमने अपना बैक एंड भी बनाया, और हमने एक पूरी फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाई है। फ्रंट एंड से हम डाटा भेज रहे हैं, बैक एंड में हमने लॉजिक लगाया है जिसका हम यूज़ करके, और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स में दे रहे हैं जो भी हमारा ऐसा कैलकुलेट हुआ है, और उसको फिर हम यहाँ पे शो कर दे रहे हैं। यही तो होता है, यही तो होती है फुल स्टैक एप्लीकेशन। बस यही यही गेम है, यही तो हमें सीखना था, और यही हमने सीख लिया है, और हमने इसे बना दिया है। अब जो तुम देखते हो, जो मेरी कोडरेल वेबसाइट है, कोडरेल जो मेरी ये वेबसाइट है, तो क्या है? वो यही तो है कि बस मुझे यहाँ से, मैं फ्रंट एंड से डाटा ले रहा हूँ, बट मैं क्या कर रहा हूँ? मैं डाटा ले रहा हूँ फ्रंट एंड से, और मैं भेज रहा हूँ उसको बैक एंड पे, और जो भी इसको रिक्वेस्ट को हैंडल करनी है वो मेरे को आ रही है। बस सिंपल, बस इतनी सी बात है, यही हमारा वो है। यही जो चीज़ है, बस वो बस यही यही चीज़ है जो हमने सीख ली है। अरे इसमें क्यों मांग रहा है? तो मतलब ये सिर्फ उतना ही है। ये हमने एक फ्रंट एंड बनाया, उसका बैक एंड हमने वहाँ सेव कर रखा है। अब तुम देखते हैं यहाँ पे नेटवर्क में, अगर यहाँ पे नेटवर्क का होगा, नेटवर्क ही रहा। ठीक है, अब उसको पहले मैं हटाता हूँ, फिर दोबारा देखते हैं। जैसे मैं क्लिक करूंगा ना अपनी कैलकुलेट एसआई पे, तो तुम देखोगे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जा रही है, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जा रही है, और उसका रिस्पॉन्स भी आ रहा है। अब देखना, मैं करूंगा, चेंज कर देता हूँ कुछ यहाँ पे, 12 कर देता हूँ। अब मैं क्लिक करूंगा कैलकुलेट एसआई, तुम यहाँ पे देखोगे एक रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या गई है? यहाँ देखो, ये गई है ना, 200 आ रहा है लिखा हुआ, 200 मतलब ये रिक्वेस्ट फुलफिल हुई है। अब देखो पेलोड में क्या गया है? पेलोड में गया है 8000 12 5, और रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है? रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है? ऐसा ही आ रहा है रिस्पॉन्स में 4800। बस यही सब चीज़ें हैं, ऐसी हमने बना दी है फुल स्टैक एप्लीकेशन। तो बस यही 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 इसी इसी वेबसाइट पे है, यही इसी वेबसाइट पे है कि मैं रिक्वेस्ट मार रहा हूँ और मैं रिस्पॉन्स में लाके उसको दिखा दे रहा हूँ अपने फ्रंट एंड पे। बस यही चीज़ है। तो यही हमारा हो गया है, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, बस एक चीज़ और है बैकएंड में,
कि अब तुम देख रहे हो ना बार-बार कितना बार-बार हमें रन करना पड़ता है सर्वर को node index.js, फिर हमने कुछ चेंज करा है, फिर उसको रन करना पड़ेगा सर्वर को node index.js। तो एक लाइब्रेरी होती है npm i nodemon, ठीक है, उसको इंस्टॉल करते हैं। तो वो क्या करता है, वो तुम्हारी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, जो तुम बार-बार रन करते हो ना अपने सर्वर को node index.js, node index.js, इसको रन करना पड़ता है बार-बार, उसको ये सॉल्व कर देता है इस प्रॉब्लम को। तो package.json में आएंगे, यहाँ पे nodemon है, तो यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट लिखेंगे कि स्टार्ट, पे क्या लिखेंगे हम, nodemon index.js, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी है nodemon index.js। बस इतना सीख लो कि यहाँ पे तुम्हें स्क्रिप्ट में आके इसको बस सिर्फ एक लाइन लिखनी होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे npm start, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे लिखा गया सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 400। अब सोचो मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूँ, मैं यहाँ पे करूँ हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो देयर, सेव करा। अब तुम देखोगे ये खुद ही स्टार्ट हुआ है, सर्वर खुद ही स्टार्ट हुआ है। मतलब अब हमें बार बार करने की वो जरूरत नहीं है कि पहले हमने सर्वर क्लोज करा फिर उसको दोबारा रन करेंगे node.index.js। तो बस ये लाइब्रेरी उसमें हेल्प करती है कि अब मुझे बार बार उसको रन करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूंगा और सेव करूंगा तो ये बार बार खुद ही खुद ही स्टार्ट हो जाएगा सर्वर, ठीक है। तो बस ये है, और हमने सब सीख ही लिया है अपना। तो दिस इज इट। कल पढ़ेंगे अपने डाटा बेसिस के बारे में। टिल देन कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना चलते हैं, कल सीखते हैं डाटा बेसिस के बारे में। इसको तो कोई डाउट आता ही नहीं है भाई।